गुड आफ्टरनून राजीव कुमार। और लोग भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, कुछ लोग ज्वाइन कर लिए हैं। आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई कमेंट करके बता दें। ओके राजीव, सब लोग रिवाइज करके आए हैं? हाँ, कहीं से नो आया कि सब यस ही बोले? हाँ, अरशद इकबाल गुड। यस सर। आज कैसा फील कर रहे हो? लो या हाई अरशद इकबाल? अरशद, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओह वेरी हाई, ग्रेट। मुझे भी आज पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। चलिए, उस दिन जब मैंने भेजा था तो थोड़ा सा एडिट भी कर दिया था ताकि जंटल बिहारी के बाद जगजीवन राम में भी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाए। ये आपका 1928 में रविदास सभा फॉर्म किए थे बिहार में। ये आपका जो पीडीएफ भेजे थे उसमें इंक्लूडेड था। ये 2018 में सीडीपीओ का क्वेश्चन है। उसके अलावा यही चीज़ है, अगर कभी बिहार से इंटरिम गवर्नमेंट बना है तो सॉरी इंडिया में, तो उससे बिहार के कौन कौन मिनिस्टर, उनका क्या पोर्टफोलियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इनका लेबर मिनिस्टर था। और बाद में ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और डिफेंस मिनिस्टर थे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे। ठीक है, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच। उसके बाद मतलब कहते हैं कि लास्ट बेंच पे इंदिरा नूई बैठती है, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो और 1976 में इन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी 1976 में। फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के भी रोल में रहे। और इनकी बेटी हैं मीरा कुमार, जो कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी। और बाकी उस दिन जो बात हो रही थी, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आरा में ही एक जगह का नाम है चांदवा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो मतलब बिहार का एग्ज़ाम होगा तो उसमें चांदवा भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेशनल लेवल पे आपको बिहार या फिर बहुत से बहुत आरा के हैं या शाहबाद के रीजन के हैं, वही आपके लिए बहुत हो जाता है। ठीक है, ये हमून कमीशन वाला हो गया। 1935 में हमून कमीशन आया था और ये उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले गए थे बताने के लिए कि वोटिंग राइट्स होना चाहिए, जो बाद में इलेक्शंस भी हुए थे उसके लिए। 7 मार्टियर्स ये आप लोगों ने याद कर लिया है। 2 पटना से हैं, 2 सारण से हैं और 3 बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं, भागलपुर, औरंगाबाद और सिलहट आसाम, जो कि अब जमालपुर बांग्लादेश में है। ठीक, और 2 पटना से कौन कौन हैं, तो आपके दोनों राम जो हैं वो पटना से हैं, रामानंद सिंह और राम गोविंद सिंह। ये राम गोविंद सिंह जी के नाम पे महुली हॉल्ट है, जो कि पुनपुन के पास में है। और वहाँ तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर भी जा रहा है, जो कि हम आपको रवि सर 7 पर भी शेयर किए थे और आई थिंक परम आईएएस के ऑफिशियल चैनल पे भी शेयर किए थे। अब मोस्ट प्रोबेबली, एक मिनट देख लेते हैं ये। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अभी से क्लासेस जो है वो ऐप पर ही आएंगी। तो आज से अगर पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा सारे रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। उसके अलावा @रवि सर PDF1 पे भी अब टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब चूँकि क्लोज ग्रुप हो गया है तो
टेलीग्राम पे बेनिफिट कभी कभी रहता है कि आपका मिस नहीं होगा, इन द सेंस कि व्हाट्सएप वगैरह पे अगर कभी डेटा चला जाता है PDF1 @ravi sir PDF1, ये आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको सारा PDF अब से वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ जोक शेयर करना है, मतलब अगर है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और हाँ, तो 2 राम हो गए पटना से। देखिए स्कूल सबका पटना में ही है, लेकिन घर कहाँ कहाँ पर है, तो रामानंद जी और राम गोविंद सिंह इन दोनों का पटना में ही है, और ये जो महोली स्टेशन या हॉल्ट है वो भी पटना में ही है। उसके बाद एक राजेंद्र सिंह जी हुए, ये आपके सारण से हुए, और उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये भी आपके सारण से हुए। उसके अलावा सतीश जी भागलपुर, और जगतपति देवी तो उससे आपका औरंगाबाद और बांग्लादेश या फिर सिलहट हो गया। ठीक है, याद हो गया है सबको? सबको याद हो गया? ठीक है, अब क्योंकि सीडीपीओ में क्वेश्चन के बाद सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 शहीदों में से किनकी प्रतिमा बिहार नेशनल कॉलेज में लगाई हुई है। ठीक है, तो उसका आंसर था BN कॉलेज। और सचिवालय गोलीकांड के बाद किन्होंने एक्चुअली में जाके झंडा लगा दिया, तो रामकृष्ण सिन्हा ने। ठीक है, माली का वेश बना के चुपचाप गए, यूनियन जैक उतारे, सुबह सुबह आके ब्रिटिशर्स लोग देखे, बोले किसी और का जैक लग गया है। यही क्वेश्चन था सीडीपीओ वाला, जिसके बाद से 7 शहीद सारे ही मार्केट में जो भी मटेरियल था उसमें आने लगे थे। इसके पहले सिर्फ 15 अगस्त के आसपास के अखबारों में रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, जैसे सारण के जो हैं वो सारण के लोकल अखबार के एडिशन में आता था ऐसे करके, या फिर पटना में है तो वहाँ पे उनको याद किया जाता था। इसका आंसर जगतपति कुमार। ठीक है, BN कॉलेज। और मिलर हाई स्कूल किनके नाम पर है? मिलर हाई स्कूल किनके नाम पर है? राइट, मतलब अब थोड़ा सा, मतलब आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि पूरा नाम बताने का कोशिश करें। ये तो ट्रिक्स बताया ना आपको। हाँ हाँ, देवीपद चौधरी। ठीक है, शहीद देवीपद चौधरी मिलर इंग्लिश हाई स्कूल। ठीक है, या मिलर हाई इंग्लिश स्कूल। हर्षित का सवाल है, जैक का क्या मतलब है सर? यहाँ पे तो फिलहाल हमको यही पता चला है कि जो लोग पैरवी लगाते हैं यहाँ पे उनको जैक बोल देते हैं कि जैक लगा के आया है। ठीक है, बाकी यूनियन जैक के संदर्भ में देख लीजिएगा। फेमस पर्सनालिटीज़ में ये सारा आपके सीडीपीओ में भी कभी कभी पूछा जाता है। और हर्षित अगर आपको पता है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। फेमस पर्सनालिटी ऑफ बिहार में एक बार सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन है जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, या फिर एक ऐसे बिहार के प्रसिद्ध हस्ती हैं जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, उनका जन्म कहाँ हुआ। इस टाइप से अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर है भागलपुर। और 65वीं के इंटरव्यू के आसपास में जिनका ये सीडीपीओ का एग्ज़ाम लगभग 67वीं के साथ ही हुआ था, जो भी साल हो, लेकिन 65वीं का इंटरव्यू के समय पे जो लोग जिनका भी हॉबी सिंगिंग था या फिर मूवी देखना था, तो उनसे पूछते थे कि बिहार के कोई इम्पोर्टेंट फिल्म कलाकार या फिर हस्ती हैं, तो अगर किन्होंने अगर अशोक कुमार बताया तो उनसे पूछते थे कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यदि किन्हीं का घर भागलपुर है तब तो उनसे ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन रहता ही है। उसके अलावा आपका इनको प्यार से या सम्मान से अशोक कुमार जी को दादा मोनी भी बुलाते थे। ठीक है, और इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है 1988 में। अब हम लोग आ जाते हैं एक और वीर हस्ती जिनको बिहार से जिनको परमवीर चक्र मिला था। ठीक है,
तो उनका जन्म गुमला झारखंड में हुआ है, लेकिन क्योंकि पहले मतलब 2000 से पहले का जन्म है, 1971 में ये अवार्ड भी जीत चुके हैं, मतलब शहीद भी हुए थे। तो इसीलिए जब पूछा गया कि इनमें से कौन बिहार की हस्ती है जिनको परमवीर चक्र मिला, तो उसका आंसर है एल्बर्ट इक्का। ठीक है, ये एल्बर्ट इक्का का जो प्रतिमा है ये आपको रांची में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, एल्बर्ट इक्का चौक है, फिरालाल चौक से पास में ही है। अच्छा, उसी को कहते हैं, हाँ। तो वही फिरालाल चौक ही हुआ ये एल्बर्ट इक्का चौक। यहाँ से सीधी वाली रोड चर्च कॉम्प्लेक्स वगैरह तरफ जाती है, ऐसा कुछ है। हाँ हाँ हाँ, वही सीधा ही है। तो यही वाला रोड हुआ आपका एल्बर्ट इक्का चौक, इसी को बोलते हैं। तो बहुत लोग ई ऑप्शन था तो कंफ्यूज हो रहे थे कि इनको बिहार के थोड़ी कहेंगे, तो वो वाला आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा ई ऑप्शन कोशिश करना है कि जब तक सारे विकल्प ख़त्म ना हो जाए तब तक ई ऑप्शन नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इसीलिए उसका आंसर एल्बर्ट इक्का हो गया। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अभी भी तो, लेकिन मोर देन वन और नन ऑफ द अबव है ही। हाँ, तो ऑप्शन बाकी में देख लीजिएगा, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यही वाला सवाल था। द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम अशोक कुमार, वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन बिहार? क्या आंसर होगा? भागलपुर। ठीक है, अशोक कुमार जी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो भागलपुर में। 68वीं का ये सवाल है। तो सोचिए, मतलब गजब रिपीटेशन है। सीडीपीओ में पूछा, इंटरव्यू में पहले से पूछ रहे थे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स में पूछ लिए, सीडीपीओ में मन नहीं भरा, दादा साहेब फाल्के के माध्यम से पूछे थे, अवार्ड के माध्यम से, तो फिर 68 में ही पूछे। तो इसीलिए अब यही कहना है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यही चीज़ है। तो PYQs इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं शरद यादव जी पे। ये थोड़े से चूँकि रामविलास पासवान जी पर 2 बार सवाल पूछा गया था, तो जब शरद यादव जी का भी जब देहांत हुआ तो एक्सपेक्टेड सवाल था इनसे भी आने का, लेकिन चूँकि हो सकता है तब तक पेपर बन गया होगा। सितंबर में पिछले बार एग्ज़ाम ये हुआ था और प्रीलिम्स, और इनका देहांत मतलब पेपर शायद बन गया होगा या फिर कुछ भी ऐसा, अभी तक पूछा नहीं गया है इनके बारे में। तो ऐसा भी है, नहीं भी पूछा जा सकता है, पर आपको पता होना चाहिए। शरद यादव जी का जन्म बिहार में हुआ था? हाँ, गलत है, नहीं हुआ था। मतलब उनकी कर्म भूमि यहाँ पे रही है काफ़ी समय तक, परंतु उनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ, मोहित सही बोल रहे हैं, मेन रोड जाता है सर। ऑनलाइन सवाल है, बीपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर लीक हो सकता है क्या? नीट का तो 40 लाख में मिल रहा था पेपर। अच्छा निखिलेश, आपके इन्फॉर्मेशन के सीडीपीओ का भी मिल रहा था 40 लाख में। गोल्डन ये है, 40 लाख रुपए हैं। तो खैर त्वरित आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा हमारे रिसेप्शन से अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, और पेपर लीक तो हमारे यहाँ भी इतिहास है ही ना। 67 का तो हुआ ही, 66 में भी कोई एक सेंटर पे हुआ ही था, बाकी में भी हुआ कि नहीं, लेकिन एक ही सेंटर पे डैमेज कंट्रोल करके वही सेंटर पे कराया गया, तो उसका 66 का भी कट ऑफ हाई गया था। 67 में तो 113 चला गया था। तो लोग कह रहे थे कि री एग्ज़ाम में भी फिर भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो ये आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ कंट्रोल में है वो चीज़ रखिए हाँ अपने कंट्रोल में। ठीक है, एक चीज़ है कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं और सारी पॉपुलर किताबें पढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी रेस में लोगों से आगे हैं। फिर उसके बाद जो लोग पेपर खरीद रहे हैं उनको फाइनल जब रैंक आती है तब उनको बेनिफिट होता है। प्रीलिम्स में वो आपका बहुत ज़्यादा जगह नहीं खाएंगे। ठीक है, क्योंकि 40 लाख कितने लोग दे पाएंगे और कितने लोग हिम्मत करेंगे 40 लाख पहले देने का और उनको सीट की गारंटी हो। डर नहीं लगता है क्या 40 लाख देकर बाद में कुछ हुआ तो? अच्छा ठीक है,
ठीक है यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो भी चाहते हैं क्लोज सर्कल में ही बात रहे, ठीक है, ताकि कभी कोई अचानक से कोई बंदा या बंदी पहले सीट ले लिया और बाद में फिर वो सोचा हम तो डूबे सनम सबको ले डूबेंगे, वो वाला टाइप का कोई अगर शहीद बनने का कोशिश किया कि हम सिस्टम को अंदर से साफ करेंगे, CR दास टाइप्स, इतिहास से एडमिनिस्ट्रेटर लोग सीखते हैं, बाकी लोग सीखे ना सीखे, तो अगर CR दास टाइप कोई पहले सीट ले ले और बाद में पूरा एक बार रैकेट को अगर बस्ट कर दे तब तो उस बार के सब लोग नपेंगे। तो इसीलिए थोड़ा क्लोज सर्कल में ही रखा जाता है कि बाद में अगर कोई कुछ करने का सोचे भी तो उसके मम्मी पापा सबको बोला जा सके, इसीलिए करवाए थे, तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है। हाँ, तो गेटिंग बैक टू क्लास, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, नर्मदापुरम में। बहुत बार नाम चेंज हुआ है, पहले सेंट्रल प्रोविंस था बाबई आज़ादी से पहले, उसके बाद उसी का नाम होशंगाबाद था, अब होशंगाबाद का ही नाम नर्मदापुरम हो गया है। तो इसीलिए इनका जन्म माखन नगर नर्मदापुरम में हुआ। इनका एजुकेशन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से हुआ और वहीं से ये छात्र राजनीति में कूद गए, जैसे कि बिहार में भी नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है। उसके बाद फिर मॉडल साइंस कॉलेज से इन्होंने BSc किया था, पहले BSc के बाद इंजीनियरिंग करने का चलन था। फिर उसके बाद आपका अभी भी बहुत लोग जब से नीट का एग्ज़ाम में एज रिलैक्सेशन हो गया है तब से इंजीनियरिंग के बाद भी लोग मेडिकल कर लेते हैं और BDS के बाद भी MBBS कर लेते हैं, तो ऐसा अभी हो जा रहा है। अभी एक इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम MP कब बने, तो 1974 में जबलपुर में ये फर्स्ट टाइम MP बने। तो अगर लोकसभा पूछा मतलब कब MP पहली बार बने तो 1974 में जबलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन अगर लोकसभा अगर पूछ दिया जाता है कि कौन सी लोकसभा में पहली बार बने तो उसका आंसर होगा 5th लोकसभा, क्योंकि एक बार सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि रघुवंश प्रसाद सिंह उनका वो पहली बार किस लोकसभा से इलेक्ट हुए थे, तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आपका 5th लोकसभा में पहली बार ये MP बने और 10th लोकसभा में पहली बार मधेपुरा बिहार से MP बने, ठीक है। तो इनके पास ख्याति है कि ये 3 जगह से MP बने हैं, मतलब 3 राज्यों से ये MP बने हैं, मध्य प्रदेश में जबलपुर से, उत्तर प्रदेश में बदाऊं से और बिहार में मधेपुरा से, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 7 बार MP बने लोकसभा में और 3 बार MP बने राज्यसभा में, तो टोटल 10 बार MP बने, ठीक। और इनके पॉलिटिकल पार्टीज़ किन किन से इनका संबंध है, तो भारतीय लोक दल, जनता दल, JDU, RJD, लोकतांत्रिक जनता दल। तो आप एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं, जनता दल इसमें कॉमन है, तो यानी कि कांग्रेस का जो विरोध, क्योंकि इनका पॉलिटिकल करियर ही शुरू हुआ है JP आंदोलन में पार्टिसिपेट करने से, तो इसीलिए इनका एसोसिएशन ज़्यादातर जनता दल पार्टी से रहा है। 5 पार्टी से इनका एसोसिएशन रहा है, भारतीय लोक दल, जनता दल, JDU, RJD और लोकतांत्रिक जनता दल। और इनको मिनिस्ट्रीज़ क्या क्या मिला है, तो टेक्सटाइल मिला था VP सिंह गवर्नमेंट में, VP सिंह गवर्नमेंट में इनको टेक्सटाइल मिला था, और सिविल एविएशन, लेबर और कंज्यूमर अफेयर्स, ये 3 मिनिस्ट्री इनको मिली थी वाजपेयी गवर्नमेंट में, ठीक। तो 4 इनके पास मिनिस्ट्री है, ये पूरा एक ही नाम है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, या फिर आपका उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कभी याद करना हो तो कुछ इस टाइप से, ये CLC है, सिविल, लेबर और कंज्यूमर अफेयर्स। तो बिहार के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो होते हैं चीफ लेबर कमिश्नर। तो आपके CLC हो गए चीफ लेबर कमिश्नर, और टॉप के अधिकारी हैं बिहार के चीफ लेबर कमिश्नर। तो उससे आपका टेक्सटाइल, सिविल एविएशन, लेबर और कंज्यूमर अफेयर्स, तो आपका टॉप के अधिकारी हैं CLC से। आपका लगभग चारों मिनिस्ट्री आप थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल, सिविल, लेबर और कंज्यूमर अफेयर्स टॉप CLC, या फिर टॉप एडमिनिस्ट्रेटर CLC, चीफ लेबर कमिश्नर। क्लियर है?
ऑनलाइन क्लियर है? मोहम्मद अरशद क्या बोल रहे हैं? ये 90 में सुन रहे हैं, मिल रहा है। अच्छा, आप रेट बढ़ा दिए क्या? अरशद शायद 90 में मिल रहा है ऐसा बोल रहे हैं, मतलब डबल से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, एक करोड़ पहुंचा ही दीजिए आप लोग धीरे धीरे करके। ठीक, महंगाई होगा तो 1 करोड़ भी पहुंच ही जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं शरद यादव जी के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती पे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका भी जन्म बिहार में नहीं हुआ है। ठीक राहुल, इनका भी जन्म बिहार में नहीं हुआ है। किनका? स्वामी सहजानंद सरस्वती का। और इनका जन्म हुआ है गाजीपुर यूपी, बिहार से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आश्रम इनका कहाँ पे है? बिहटा में। ठीक, क्या बढ़ाएं? इको भी हो सकता है। हेलो, बेहतर? तो फिर आपका नहीं भी होगा तो भी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्राई तो किए। आश्रम इनका कहाँ पे है? बिहटा, पटना। और इसी तरीके से आपके एक यदुनंदन शर्मा है, यदुनंदन शर्मा जी का आश्रम कहाँ पर है? तो नेमत नाम की जगह गया में। ठीक है, तो वो आपको आगे भी, जब हम लोग यदुनंदन शर्मा को जानते हैं, रेवड़ा सत्याग्रह सुने? रेवड़ा सत्याग्रह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यश, आप सुने? हाँ, अच्छा, बाकी लोग कोई रेवड़ा सत्याग्रह सुने हैं? कोई नहीं? मतलब PYQ 70वीं BPSC से 1.5 महीना पहले तथाकथित जब होने वाला, तो उससे पहले अगर रेवड़ा नहीं पता है, मतलब कि आप PYQ नहीं किए, जो कि बहुत दुखद है। तो रेवड़ा सत्याग्रह और संदाको सत्याग्रह, इस दोनों में यदुनंदन शर्मा का रोल रहा है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फैक्ट्स पता होने चाहिए, क्या पता कभी रिपीट हो जाए। अंबारी सत्याग्रह जैसे है, उसी तरीके से आपका रेवड़ा सत्याग्रह भी है। अंबारी सत्याग्रह किनके तत्वाधान में हुआ था? राहुल संकृत्यायन, या महापंडित राहुल संकृत्यायन। क्या क्या लिखे थे? वोल्गा से गंगा, मध्य एशिया का इतिहास। बिल्कुल, आग लगा हुआ है यहाँ पे ऑफलाइन में। अच्छा, आप लोग अब ऑनलाइन आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए, कौन कौन सा लिखे थे साहित्य? महापंडित राहुल संकृत्यायन, ताकि आप लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। अभी तक ये लोग उसी पर हैं, मतलब पेपर का क्या रेट होना चाहिए, मतलब GST में इंक्लूड कर रहे थे, मतलब इतना फॉर्मल इकोनॉमी। जब 40 लाख अगर 90 लाख हो जाए, इसका मतलब वो GST नहीं इंक्लूड हुआ है, कस्टम्स ड्यूटी डबल मारा गया है। ठीक है, ओके। जैसे पहले लैंड रोवर की गाड़ी अगर UK से इंडिया आती थी तो सीधा डबल से ज़्यादा प्राइस हो जाता था, इसीलिए इंडिया में अब बनाना शुरू किए हैं। ठीक, अब आ जाइए, इन्होंने BPKS, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में शुरू किया था। ठीक, और AIKS, ऑल इंडिया किसान सभा, इन्होंने शुरू किया था 1936 में। तो 1929 याद रखिएगा और 1936 BPKS और AIKS। ठीक, बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक दिन भास्कर भी पूछ रहे थे क्लास में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये 3 नाम हैं।
ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। यहाँ पे आपके बीपीकेएस हैं और एआईकेएस है, ये आपका 1929 और 1936। ये हो गए किसान। किसान के साथ अब सोशलिस्ट पार्टी जब आएगी तो सोशलिस्ट पार्टी समाजवाद की बात करती है और लेबर लीडर्स की बात करती है, सॉरी लेबर्स की बात करती है, मजदूर किसान एकता कहते हैं। तो किसानों के बारे में जब किसान सभा आंदोलन वगैरह चल रहा है 1929 में और 1931 में, इसमें आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं और ऑल इंडिया किसान सभा में कौन इनके जनरल सेक्रेटरी हैं? एनजी रंगा। कहाँ से उनका संबंध है? आंध्र प्रदेश, उस समय का मद्रास, ठीक। तो एनजी रंगा बहुत बड़े किसान नेता थे साउथ के, तो इसीलिए ये ऑल इंडिया किसान सभा जो है इसमें आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट रहते हैं और जनरल सेक्रेटरी आपके एनजी रंगा रहते हैं। अब सोशलिस्ट पार्टी का जो इतिहास रहा है इसमें आपके जयप्रकाश नारायण का रोल रहेगा, ठीक, और फूलन प्रसाद वर्मा, इन लोगों के बारे में आप जानेंगे। बेनीपुरे का भी रोल है, मिश्रा जी हैं, सिन्हा जी हैं, इन लोग के बारे में हम आगे हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, इन लोगों के बारे में। तो ये लोग सब आपके बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाए थे फूलन प्रसाद वर्मा के घर पे। ये आपका बना था 1931 में, ठीक। किसान का आंदोलन ऐसे समझिए शुरू भी पहले हो रहा है, ख़त्म भी, या फिर ऐसा समझिए उसके जो दो प्रमुख आपको याद रखना है, बीपीकेएस और एआईकेएस। ये आपका शुरू एक है आपका 1929 में और दूसरा है 1936 में। इसके बीच में आपका पूरा सोशलिस्ट पार्टी जो आपको पढ़ना है वो दोनों इसके बीच में आ जाते हैं, 1929 और 1936 के बीच में। कौन कौन सा साल है? 1931 और 1934, ऐसे करके याद कर लेना है। 1929 और 1936 बीपीकेएस एआईकेएस, इसके बीच में आपके जितने भी सोशलिस्ट पार्टी हैं जो हमें इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है, ये जो तीन नाम बताए, ये आपका 1931 में है और 1934 में, दोनों के बीच में। अब हम आपको साल बता देते हैं। ये 1931 है, ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 है और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी 1934 है। इसमें बस ये हो रहा है कि जब बिहार में फॉर्म हो रहा है पीपी वर्मा के घर पे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है। वही चीज़ जब जाके अंजुमन इस्लामिया हॉल में फॉर्म हो रहा है बिहार में, तो वो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो जा रहा है। इसमें आपके आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। यही चीज़ जब नेशनल लेवल पे आ जा रहा है तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो जा रहा है। ये आपका अप्रैल के आसपास में, मतलब 4 महीने का कुछ अंतर है, और ये आपका बॉम्बे में फॉर्म हो रहा है। तो पीपी वर्मा के घर में, अंजुमन इस्लामिया हॉल में और बॉम्बे में, ठीक। तो ये आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो गए, ठीक। तो ये 1934 हो गया। इसमें आपके आचार्य नरेंद्र देव हैं, फिर जयप्रकाश नारायण हैं और एक इम्पॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर और हैं मीनू मसानी। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से आगे हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, पूरा एक स्लाइड है, ठीक है। तो वो स्लाइड भी प्रॉपरली इसी फॉर्मेट में है। तो आज आपका आधारशिला रख दिए, ठीक। ये पूरा लिंक हो जाता है जब किसान सभा, साथ में आप 3 और नाम याद रख लीजिए, 1931 वाला और 1934 वाले 2, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर है? बाकी स्लाइड भी जब आएगा तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। यश, आपने पिछले बार भी किया था क्या? हाँ हाँ, ठीक। अब आ जाइए, इनके बारे में एक चीज़ महत्वपूर्ण है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में अगर आगे कभी पूछा जाता है, गुड, वोल्गा से गंगा, मध्य एशिया का इतिहास। चलिए, आप लोगों का डायरेक्शन थोड़ा सा बदला, गुड। अब आ जाइए, इनकी ऑटोबायोग्राफी है मेरा जीवन संघर्ष, जो कि वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात चल रही थी, जो कि मिडिल टाउन यूएसए में है। अभी शायद पढ़ाना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जब वहाँ पे किसान सभा या फिर इसके मूवमेंट के बारे में पढ़ा रहे होंगे, तो इसीलिए वहाँ पे इंक्लूड किया गया। जैसे यहाँ पे बहुत सारे
राइटर्स थिंकर्स के बारे में कोई किताबें पढ़ने के लिए देते हैं सोशल साइंसेज में, जहाँ पे बीए वगैरह होता है वहाँ पे। तो उसी प्रकार से उस यूनिवर्सिटी में आपका वेस्लेयान यूनिवर्सिटी में आपका मेरा जीवन संघर्ष या फिर माई लाइफ स्ट्रगल नाम के इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ाया जाएगा, जो कि रामचंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, रामचंद्र प्रधान जी ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, जो कि यूएस में पढ़ाया जाएगा या जा रहा है। ठीक, यही इनके बारे में इम्पोर्टेंट हुआ। चलिए एक्स्ट्रा इंटेंटिव होकर ये क्वेश्चन कीजिए। ऑनलाइन आप लोग भी सवाल पढ़िए और आंसर दीजिए। हमको ऑप्शंस दिखना चाहिए, ए बी सी डी ई कुछ लिखा हुआ। मोहित पैटर्न के चक्कर में फंस गए, सोचे कि सहजानंद सरस्वती पढ़ाया गया है, ए ऑप्शन आंसर दिए हैं। ठीक है, निखिलेश भी ए पर हैं, अब वहाँ पे ए और ई शुरू हुआ है। ठीक है, अब डिबेट चल रहा है वहाँ पे ए और ई में। यहाँ पे भी डिबेट है ए और ई में। कोई किन्हीं को जिनको ए लग रहा है, ई से वो सहमत नहीं है। सबको ई लग रहा है। देखिए यहाँ पे यही चीज़ है कि कौन से बिहार किसान सभा मूवमेंट से संबंधित है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि कौन बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इस्टेब्लिश किए या फिर कौन ऑल इंडिया किसान सभा इस्टेब्लिश किए, तो इसीलिए, या फिर अखिल भारतीय किसान सभा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि आपका योधानंदन शर्मा भी आपके रेवड़ा सत्याग्रह वगैरह से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती भी हैं। कार्यानंद शर्मा राहुल संकृत्यायन किसान नेता होने के कारण आपके इसका आंसर आपका ई हो जाता है। ठीक, ई। ये क्वेश्चन कीजिए। आपका नाम? हाँ, सुभाष। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट हो जाते थे। हम तो मार्क जुकरबर्ग को भी उतना ही टारगेट करते हैं जितना बिल गेट्स को। ठीक है, मतलब जो लोग लास्ट बेंच पे बैठते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? हाईली डिवाइडेड है ऑनलाइन। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। थैंकफुली ई जो है वो पिछले वाले का होगा। हाँ, तो अभी तक ए और बी में चल रहा है वहाँ पे फाइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे कल्टीवेटर्स को किसने लीड किया था? हाँ, अब ऑनलाइन में काफ़ी हद तक यूनानिमिटी बन गया है। आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर है? स्वामी विद्यानंद बी। ठीक है, तो ये सारा आपका कुछ क्वेश्चन है जो कि याद रहना चाहिए, बहुत जल्दी याद नहीं होता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे आपके स्वामी विद्यानंद बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह वगैरह जो हैं वो उस समय धीरे धीरे करके अभी राइज ही कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अब स्वामी विद्यानंद जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वामी विद्यानंद जी के बारे में जान लेते हैं। इनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनका मेन टारगेट जो थे वो थे दरभंगा का जमींदारी जो था वहाँ पे। ठीक है,
तो कहते भी एक समय पे दरभंगा नरेश, हथवा और इन सब के जो जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किए थे 1857 में मैन मनी मटेरियल, ठीक है। इससे तो उसी ग्राउंड पे आपका जब आगे बढ़ रहा है तो स्वामी विद्यानंद जी जो हैं ये प्रोटेस्ट करते हैं और इनका मेन फोकस रहता है दरभंगा राज की जमींदारी पे, ठीक है, जो कि उस समय का बिहार का वन ऑफ द लार्जेस्ट या बिहार का लार्जेस्ट जमींदारी और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया में। फिर उसके बाद बेसिकली ये इकोनॉमिक और जो पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्रिटिक थे। यहाँ पे ये इसीलिए लाइन इम्पॉर्टेंट है कि उनका प्रोटेस्ट जो है वो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक ग्राउंड्स पे है, क्योंकि पहले समय में जो प्रोटेस्ट होता था वो कहीं ना कहीं पुराना जो सामंती सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम जो था, उसके खिलाफ होता था। परंतु जब गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह जब आपके काउंसिल में जाते हैं तो वो बजट पे डिस्कशन वगैरह करते हैं और धीरे धीरे करके इकोनॉमिक क्रिटिक बढ़ता है कि ये पूरा जो सिस्टम है वो सिर्फ फ्यूडल सिस्टम नहीं है, साथ साथ इकोनॉमिकली भी ड्रेन करता है और इसीलिए इसमें रिफॉर्म होने का ज़रूरत है। और पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो इसीलिए ज़मींदारी वगैरह के आधार पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक एकदम बड़ा जिसके हाथ में पूरी ज़मीन हो और बाकी सबके पास हो ही ना। तो इसीलिए वहाँ पे है कि अगर पॉपुलेशन है तो सबका अधिकार होना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। तो ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मतलब डेमोग्राफिक क्रिटिक का यही मतलब है। तो इसीलिए ये लाइन स्पेशली यहाँ पे यही चीज़ आपका मेंस में थोड़ा सा टेस्टिंग होता है कॉन्सेप्ट लेवल पे कि जो विरोध कर रहे हैं क्या विरोध का कारण क्लियर है क्या। जस्ट बिकॉज आपके कास्ट के नहीं है वो जमींदार इसलिए आप विरोध कर रहे हैं क्या, या फिर इस विरोध के पीछे इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक ये सारे भी कारण हैं जो कि उस समय के फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि दादा भाई नेहरू हो गए और ये लोग सब पुट अप कर रहे थे। तो यानी कि ये लोग अब उस लेवल पे जाके किसान सभा मूवमेंट को धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं, यही चीज़ है। तो ये दरभंगा राज पर केंद्रित था, वहाँ की जमींदारी पर और आर्थिक और जनसांख्यिकी दबाव या फिर पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत साल पहले पूछा गया था, पर फिर भी हम इंक्लूड कर दिए क्योंकि कोई पढ़ते नहीं है इसीलिए। जगत नारायण लाल जी को कौन से जेल में भेजा गया था? हाँ, अच्छा नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल है नहीं, लेकिन हमको लगता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह कभी भेजा गया होगा, ठीक है। इसका आंसर है बांकीपुर जेल, ठीक है। तो जगत नारायण लाल मतलब ये कब भेजा गया था ये चेक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल है नहीं, पर हम इसलिए इंक्लूड कर दिए ताकि आपको जेल का पता रहे। और हाँ, बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी है नहीं, ठीक। अरे आगे आगे तो बढ़ने दो, आगे क्या है ये देख लो। इसलिए है नीतीश, इसलिए है ये क्वेश्चन के कारण वो क्वेश्चन है। देखिए जगत नारायण लाल और उनकी पत्नी इन दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए हम सोचे एक जगह पे कर देते हैं, क्या पता बस एक ध्यान रहे और आप लोग, लेकिन इसके बाद इन लोगों के बारे में कभी पूछा उछा नहीं गया, ठीक। तो हम बस एक जगह पे कर दिए। बेसिकली जब जगत नारायण लाल जी को गिरफ्तार किया गया, बांकीपुर जेल में थे, तो फिर इनकी पत्नी आके पूरा एकदम प्रोटेस्ट वगैरह की और बोली कि उनको जेल से बाहर निकाले, नहीं तो हम लोग सब भी अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। इसका क्या आंसर दे रहा है आप लोग? नेम ऑफ दीपक कुमार, हाँ चलिए हर्षित
सही बोल रहे हैं, श्रीमती रामप्यारी। तो इनका जगत नारायण लाल जी की पत्नी का नाम है श्रीमती रामप्यारी। तो इसीलिए ये अलग अलग सालों में पूछा गया था, हम एक जगह पे कर दिए, जिस प्रकार से जेपी और प्रभावती देवी जी के बारे में पढ़ाए थे। ठीक, इसका आंसर आपका श्रीमती रामप्यारी है। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए, आसान क्वेश्चन है। The earliest description of बख्तियार खिलजी's invasion in बिहार is, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ किस किताब से? पता है आपको? ए, सुभाष आपका नाम हुआ ना? अच्छा, सुभाष तो सही बोले ना? अच्छा, ठीक, ओके। इसका आंसर क्या है? बी है, तबाकत ए नासिरी। ठीक, इसी किताब में उसका विवरण मिलता है। कौन लिखे थे? मिनहाज ए सिराज या फिर मिनहाज उस सिराज। और एक बार घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया था कि बिहार में तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इसीलिए बख्तियार खिलजी। तो इसीलिए इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस यही चीज़, यही 2-3 क्वेश्चन बख्तियार खिलजी के बारे में पूछा जाता है। ठीक, कि तुर्क सत्ता की स्थापना कौन किए थे बिहार में? बख्तियार खिलजी। और उनका किस किताब में मेंशन मिलता है अटैक का, ये सारा चीज़ अभी तक पूछा गया है इनके बारे में, बख्तियार खिलजी के बारे में। ये क्वेश्चन कीजिए। हर्षित सही बोल रहे हैं, नासिरी है। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? अच्छा, आपका नाम क्या है आपका? नहीं, आप ही हाँ जी, किशन। ओके, मतलब थोड़ा अपने बारे में बताइए, इन द सेंस कि एग्ज़ाम वगैरह का कौन सा एग्ज़ाम दिए थे आप? हाँ, मतलब पहले बीपीएससी दिए हैं? अच्छा, कौन सा? अच्छा, मतलब अभी कैसा रहा है लास्ट दोनों में? अच्छा, ओके। तो ये आपका लास्ट सितंबर का स्टेटस है, तो अभी बदलाव आया है तैयारी में? हाँ, मतलब जाहिर सी बात है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए, और यूटिलाइज़ कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को अगर डेट बढ़ता है तो। ठीक है, मतलब अभी किसी को भी डायलेमा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि निकलेगा नहीं निकलेगा। एक अटैम्प्ट को काउंट कर लीजिए 30 सितंबर को, और फिर अगर उस दिन नहीं हुआ एग्ज़ाम तो आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में बैठ गए। ठीक है, उस तरीके से। अब आ जाइए, इसका आंसर है आपका महाराज फतेह बहादुर शाही। ठीक है, बहुत लोग चैत सिंह से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर, यानी कि ये आपका 1964 के बाद, 1964 में क्या हुआ था कि इस समय जो भी मेजर पावर्स थे, चाहे वो आपका बंगाल का नवाबशिप हो, चाहे मुगल्स हो, चाहे अवध का नवाबशिप हो, सारे हार गए थे और इलाहाबाद ट्रीटी हो गया था।
1965 में। तो वही बक्सर का युद्ध जब हो गया 1964 का, सॉरी 1764 का, तो फिर उसके बाद भी किनमें इतनी हिम्मत बची हुई थी जो कि लड़ाई अभी भी कर रहे थे। तो कौन विद्रोह उस समय भी कर रहे थे? तो फतेह बहादुर शाही, इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? ये बहुत रिस्की काम है, अगर बड़े बड़े लोग हार गए फिर भी आप लड़ाई करते जा रहे हैं, तो इसीलिए इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। और ये इतिहास जो है वो अब तो चूँकि CDPO और ये जो कंबाइंड सिविल सर्विस है उसमें इंटीग्रेट हो गया है, तो इसलिए अब इंटीग्रेटेड हो गया है। तो इसीलिए CDPO का भी हो सकता है कि कभी कभी CDPO में हमेशा हिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा हायर रहता था कंपेयर टू CCE, तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत अब, क्योंकि UPSC में भी जैसा हुआ था कि फॉरेस्ट का जब कंबाइन कर दिया गया था, तो उसी टाइप से आपका अब CDPO भी कंबाइंड है, तो आपको दोनों का PYQ देखना चाहिए। और बहुत सुंदर सुंदर सवाल आपके CDPO के भी PYQ में है, हिस्ट्री से रिलेटेड। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, कुछ भी सुंदर लग सकता है सवाल भी। चलिए, यदुनंदन शर्मा के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। ये आपके पीजेंट लीडर हैं। संडाको अभी तक आपने बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, यहाँ पे तो बहुत लोग रेवड़ा भी नहीं सुने थे, पर ठीक है, जो लोग रेवड़ा सुने थे उनके लिए आज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि संडाको सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्ट लिया था, जो कि अगेंस्ट जमींदार और ब्रिटिशर्स था 1930s में। मतलब सत्याग्रह है और डायरेक्ट ऐसे ही करके पूछा हुआ है कि रेवड़ा सत्याग्रह में किनका पार्ट था, तो आपका यदुनंदन शर्मा। तो उससे अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जाएं तो संडाको का भी पूछ सकता है। हाँ हाँ, ये सब जगह का नाम है, रेवड़ा जगह का नाम है, संडाको जगह का नाम है। हाँ ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पे कि रेवड़ा नवादा में है, ठीक है। अंबारी तो आपका शिवान में है शायद, तो यही सब आप देख लीजिएगा। इनका जो, जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती अपना बनाए थे आश्रम कहाँ पे, बेटा में, वैसे ये बनाए थे नेमत में, गया, ठीक है, नेमत आश्रम बनाए थे। ये सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है कई बार कि ऐसा सर्च करने से ज़रूर नहीं है कि एकदम सीधा ही वो लोकेशन मिल जाए, और मिल भी जाए तो कंफर्म होना कि ये वही है। तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की रहता है ऑफिशियली क्लास में बताना कि ये कहाँ पर है, ठीक है, जब इतना ही अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन अगर है तो, ठीक। मतलब दुविधा आप समझे क्या? क्योंकि ये सब छोटे छोटे जगह है 1947 से पहले के, और उसमें भी बिहार का जब इतिहास लिखा जा रहा है तो BPSC में कहीं कहीं पे ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई एक जगह का नाम लिख दिया गया। अब वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया होगा, एक तो वो बहुत सारी किताबों में है नहीं, अगर कोई अचानक से लिख, आपको प्रॉपरली सर्चलाइट न्यूज़पेपर के बारे में इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। वो भी अगर कभी पूछ दिया तो जागरण जोश नाम का मान लीजिए कोई ऐसा वेबसाइट कवर कर दिया, वही फिर स्टैंडर्ड सोर्स हो गया, मतलब वही उसी को लेकर अब सब चल रहे हैं। इस टाइप का होता है इन्फॉर्मेशन का थोड़ा बहुत, अगर कम नोन हिस्ट्री रहे तो एज अ एस्पिरेंट, मतलब अभी तो एज अ टीचर मैं हूँ, पर एज अ फॉर्मर एस्पिरेंट मेरा यही टेक रहता है इन सब मामलों में कि जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए जहाँ पे कि कोई वर्ड्स है जो कि काफ़ी, कोई जगह का नाम है जो कि काफ़ी अनसुना सा है, तो फिर वो किसी को भी नहीं पता होगा। और मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आया, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आज हम संडाको बताए, ठीक है, हो सकता है ये किसी पॉपुलर किताब में कवर्ड ना हो, मे बी। मान लीजिए कि एग्ज़ाम में संडाको पूछा गया और कोई क्राउन से ढूंढ निकाला संडाको को, क्या संडाको क्राउन में दिया हुआ था, एग्जाम्पल के लिए, शायद उसमें नहीं है, पर मान लीजिए कि किसी पॉपुलर किताब में निकल गया, तो क्या आपको लगता है कि एक
किसी भी लेवल का एस्पिरेंट क्या उस समय उस क्वेश्चन के आने के पहले संडाको याद रख पाएगा एग्जाम में? ये माइंडसेट या फिर ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर किसी किताब में लिखा हुआ भी है तो ह्यूमनली क्या पॉसिबल है कि एक तो ये यदुनंदन शर्मा बहुत फ्रेंडली नेम नहीं है, मतलब हम लोग नेशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें इतने सारे नाम हैं, बिहार हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें एक नाम आ रहे हैं, उसमें एक रेवरा इतना डिफ़िकल्ट नाम, संडाको भी याद रहेगा? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एज अ फॉर्मर एस्पिरेंट एंड नाउ फैकल्टी ये सब पॉसिबल नहीं होता है, चाहे किताब में लिखा हुआ भी हो। तो इसीलिए जो चीज़ें पॉपुलर चीज़ें हैं उसमें गलती नहीं होना चाहिए। ये इक्का दुक्का इधर उधर दाएं बाएं हो गया और गलती से किसी किताब में निकल भी गया, अगर कोई बहुत महान आदमी जो कि बाद में कोट कर दिया कि ये वहाँ पे मिल गया हमको, तो भी घबराने की बात नहीं है, वो क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। ठीक है। हाँ, चैत सिंह इसका आंसर नहीं है, अरशद और मोहित, इसका आंसर फतेह बहादुर शाही है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट, ये है कि जो लोग बहुत फेमस थे, चाहे वो जगजीवन राम हो गए, बाबू जगजीवन राम, चाहे वो श्री कृष्ण सिंह हो गए, ब्रज किशोर प्रसाद जी पे अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन इन लोगों का मेंशन कभी कभी छिटपुट हुआ है, तो इसीलिए इनके बारे में वो वाला काम नहीं किया है कि फ़ोटो लगा के पूरा डिस्क्रिप्शन देना। ये बस आपके एक जगह पे कलेक्ट कर दिए हैं ताकि ये पीपीटी अगर आप बाद में रिवाइज़ कर लें तो एटलीस्ट वो सवाल जो कि PYQ रिवीजन के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि आप लोग मिस करने लग जाएं, तो ये वो कुछ क्वेश्चंस या फिर फैक्ट्स हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, पर हो सकता है कि लास्ट मोमेंट रिवीजन पे आपसे कवर ना हो। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं शीलभद्र याजी पे। शीलभद्र याजी ये भी पेजेंट यानी कि किसान और मजदूरों के नेता थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी पार्ट थे, और बाद में सुभाष चंद्र बोस को असिस्ट करते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक आप लोगों को याद होगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बोस, शीलभद्र याजी। ठीक है। तो आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सबके दिमाग में होगा, इससे आप सुभाष चंद्र बोस को ऑलरेडी एसोसिएटेड रखे हुए होंगे, उससे आप शीलभद्र याजी को बैकवर्ड ट्रेसिंग करके एसोसिएट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका एक लिंक बन जाए, नहीं तो शीलभद्र याजी पहली बार में याद होना मुश्किल होता है। ठीक। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में मदद किए थे, और रामधारी सिंह दिनकर जैसे ये भी बाद में राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। ठीक, शीलभद्र याजी। और इन्होंने किताब भी लिखी है, चूँकि मजदूरों और किसान के नेता हैं तो इन्होंने ग्लिम्स ऑफ द इंडियन लेबर मूवमेंट नाम की किताब लिखी है, अ ग्लिम्स ऑफ द इंडियन लेबर मूवमेंट। ठीक। मतलब अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो ठीक है। ये सब में बहुत डिबेट में नहीं पढ़ना है, क्या मतलब एक ही इंसान रहेगा क्या? मतलब अगर टेस्ट में आपने देखा है तो उसको इंक्लूड कर लीजिए। कभी ऐसा पूछा जाएगा तो ओनली वन पर्सन एसोसिएटेड विथ क्या? जो बुक लिख रहा है वो भगवान थोड़ी है। मतलब ये वो साइंस वाला क्वेश्चन जैसा समझिए, एकमात्र व्यक्ति बिहार से जो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से एसोसिएटेड रहे, शीलभद्र याजी। मान लीजिए इसको फॉल्स करने के लिए तो बस हमको अपने परदादा जी के बारे में बस एक बार बोल देना है कि वो भी एसोसिएटेड थे, फॉल्स हो गया। साइंस में क्या बोला जाता है कि ये वाला फलाने पॉल्यूशन में पॉल्यूटेंट्स में ये पॉल्यूटेंट है या फिर ये पॉल्यूटेंट नहीं है, तो अगर एक एटम भी अगर उस पॉल्यूटेंट का अगर वहाँ से अगर एमिशन में अगर निकल गया तो वो पॉल्यूटेंट होगा। तो इसीलिए कई बार साइंस में जिस तरीके से हम लोग अगर कुछ जलाने पर क्या क्या पॉल्यूटेंट निकल रहा है, वहाँ पे हम लोग ऑल ऑफ द एबव टाइप का ऑप्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक भी अगर पॉल्यूटेंट या साइंस में कोई एक भी अगर आपको एविडेंस मिल गया उसके सपोर्ट में, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एकमात्र व्यक्ति वाला है तो हो सकता है सही भी हो, लेकिन अगर कोई एक और भी व्यक्ति वहाँ पे मिल गया तो आपका ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगा। ठीक है। मान लीजिए कि BPSC वाले वही वाला किताब पढ़ लिए, दे दिए क्वेश्चन,
फिर उस समय कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा जो कि चैलेंज कर देगा इस बात को। ठीक, यही। अच्छा, हम दूसरे तरीके से इसको पुट करते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ये वाला पॉइंट पे आपको फोकस नहीं करना है, एकमात्र पे, इस पे फोकस करना है कि शीलभद्र याजी आपके ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से थे, तो आपका उतना पार्ट आपका ब्रेन का आप बचा लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद करने से। ठीक, अब ये चीज़ हो गया। इन्होंने क्या पुस्तक लिखा? भारतीय श्रम आंदोलन की एक झलक। ठीक है, अब हम लोग 3 HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के तीन लोगों को एक जगह पे ही देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं योगेंद्र शुक्ल। इनको तो आप जानते हैं, दीपावली की रात से, दिवाली की रात से इनको आप जानते होंगे। हाँ, जयप्रकाश नारायण के साथ में जेल से भागे थे। ठीक, बेहतर है। तो फिर आपके योगेंद्र शुक्ल वन ऑफ द मतलब फाउंडिंग मेंबर्स में से थे HSRA के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। और एक और इम्पॉर्टेंट हैं बैकुंठ शुक्ल, ये भी HSRA से रिलेटेड हैं और इनको फांसी दे दी जाती है क्योंकि इन्होंने फणींद्रनाथ घोष की हत्या की थी। ठीक है, और क्यों किए थे? एक ही HSRA के ही मेंबर हैं, पर इसलिए की क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूवर यानी कि सरकारी गवाह बन गए थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ में। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग पकड़े गए वहाँ पे बम धमाके के, बम फोड़ने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और फिर उसके बाद आपके न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो अच्छी बड़ी सज़ा नहीं हो सकती, लंबी सज़ा या कठोर सज़ा नहीं हो सकती। इसीलिए फणींद्रनाथ घोष ने अप्रूवर का काम किया, तो इसीलिए बाद में बैकुंठ शुक्ल फणींद्रनाथ घोष को मार देते हैं। फणींद्रनाथ घोष के बारे में क्या है कि इन्होंने HSRA का मीटिंग अटेंड किया था 1928 का मुजफ्फरपुर में। ठीक, या फिर ये मुजफ्फरपुर के थे। क्वेश्चन कर लीजिए। ऑनलाइन जवाब दीजिए क्वेश्चन। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में HSRA की बैठक में भाग लिया था। तो आंसर है फणींद्रनाथ घोष, इनके बारे में बता दिए। यही चीज़ है। तो अगर थोड़ा बहुत कभी दिक्कत हो, योगेंद्र शुक्ल को आप याद रख सकते हैं JP से, और बैकुंठ फणींद्रनाथ घोष को बैकुंठ पहुंचाए। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल तो आपके दिवाली के नाइट से आपके एसोसिएटेड हैं, और ये बैकुंठ शुक्ल जो है वो फणींद्रनाथ घोष को बैकुंठ पहुंचाए। बैकुंठ मतलब हत्या करने का थोड़ा सा, हाँ हाँ, यही चीज़ लिखा हुआ है। उन्हें फणींद्रनाथ घोष की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। किनको? बैकुंठ शुक्ल को। ठीक है, क्लियर हो गया। बैकुंठ शुक्ल फणींद्रनाथ घोष को बैकुंठ पहुंचाए थे, ऐसे याद कर लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, बहुत लोग बोलते हैं फणींद्रनाथ घोष के बारे में कि क्यों अप्रूवर बन गए, पर एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप हैं और आपको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो आप कह सकते हैं कि क्या पता उनके फैमिली को थ्रेट हो, ये सब चीज़ें तो पता नहीं होगा ना। तो खैर, लेकिन फिर भी फैमिली को थ्रेट भी अगर है तो भी दाव पर क्या है, स्टेक पर क्या है, मीन्स क्या है और एंड क्या है, वो सब चीज़ें
पता होनी चाहिए, तब आप गवाही दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ, ये क्वेश्चन कीजिए, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? यानी बेसिकली उनको पकड़ लिया गया, दिवाली के नाइट में भागे, अक्टूबर नवंबर में भागे होंगे और दिसंबर तक पकड़े गए। तो पकड़ने के बाद कौन सा जेल इनको भेजा गया या कौन सा एरिया का जेल? आंसर क्या होगा इसका? राइट, ऑनलाइन। क्या है इसका आंसर? हाँ सही है, पूजा ने सबसे फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट आंसर दिया है, सी पटना। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि दिवाली के नाइट पे भागे और फिर उसके बाद उनको मुजफ्फरपुर में पुलिस पकड़ ली और फिर पटना लाए गए, बिहार जेल में बंद कर दिया गया। ठीक, अब ये सब जो है ना कि उनको पुलिस ने मुजफ्फरपुर में पकड़ लिया, फिर से वो पटना लाए गए, तो ऑल्दो जब एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन तो हम बोलेंगे मेरे पीपीटी से आया, मुजफ्फरपुर लिखा हुआ था यहाँ पे, पर नहीं पॉसिबल है इतना याद रहना। पटना याद कर ले बहुत है, बाद में हम क्लेम करेंगे कि मेरे में लिखा हुआ था, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हर कितना इन्फॉर्मेशन याद रहेगा, पर यही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पटना अभी याद कर लिए, अब वो कहाँ लाए गए, क्या किए, वो मतलब एक लिमिटेशन होता है मेमोरी का, पर हम इसीलिए अभी बोल दिए ताकि इनडायरेक्ट रूप से आपके सबकॉन्शियस माइंड में मुजफ्फरपुर भी बिठा दिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण? बहुत आसान सवाल है, मतलब हम सोचे इतने लोग हैं तो इनको भी रिस्पेक्ट दे दिया जाए, इस सेंस में कि आसान सवाल भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक, जो लोग बिहार से बाहर पढ़ाई करते हैं उनको बहुत बेसिक सवाल भी कई बार नहीं पता होता है, तो इसीलिए इंक्लूडेड रहना चाहिए। कांग्रेस सेशन में दुख दर्द बताए राजकुमार शुक्ल जी, बोले कि आप अगर नहीं आए तो वहाँ के मतलब जो भी पेजेंट्स हैं उनका कोई भी इशू सॉल्व नहीं कर सकता, हमने बहुत आवाज़ उठाई, यही सब चीज़ बोले होंगे। और सिर्फ बोले ही नहीं, एकदम उनके पीछे ही लग गए। क्या है इसका आंसर? हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? सही बोल रहे हैं, ऑफलाइन में। ऑनलाइन में बताइए, सॉल्ट सत्याग्रह भागलपुर में कौन लीड किए थे? सही है, सब लोग। बी है यहाँ पे, महादेव लाल सराफ। बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, एक बार पूछ दिया गया आपको, बस भागलपुर और महादेव लाल सराफ पता होना चाहिए। सराफ सरनेम से जहाँ तक हमको लगता है कि ज्वेलरी, सिल्वर ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों में सराफ लोगों का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो वहाँ से आप ये सोच सकते हैं कि सराफ जो है वो सोना के साथ साथ सॉल्ट में भी इंटरेस्टेड थे। ठीक है, क्योंकि बाद में सॉल्ट भी सोना जैसा हो सकता है। नोनिया सत्याग्रह वगैरह सुने होंगे। हाँ हाँ, वहाँ पे तो सॉल्ट पीटर था, वो धमाके में इस्तेमाल होता है, शोरा वगैरह है। तो गुजरात में एक, जब एंथ्रोपोलॉजी में ये रहता है, वहाँ पे एक कहा जाता है कि संस्कृताइजेशन एक शब्द होता है कि कैसे मतलब लोअर कास्ट जो है वो धीरे धीरे करके मोबिलाइज होकर अपर कास्ट में या उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करके ये करते हैं। तो वहाँ पे कहा जाता है कि या तो आपके पास
रिचुअल स्टेटस हो जाए बाय बर्थ, या फिर धीरे धीरे करके आपके पास इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल पावर आ जाए, इससे भी आपके कास्ट का सोशल मोबिलाइजेशन हो सकता है। तो गुजरात के जो नमक बनाने वाले थे वो भी इन सब चीज़ों के बाद धीरे धीरे करके उनका भी इतना इनकम हुआ कि वो लोग भी सोशली मोबिलाइज किए। तो इसीलिए कुछ भी चीज़ का अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिकली पावरफुल हो सकते हैं। ठीक, भागलपुर में आपके सॉल्ट सत्याग्रह और NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे किसानों को किसने लीड किया था? इतना ही फास्ट सबको याद आ गया था? आपको रिकॉल कीजिए धीरे धीरे करके, ठीक है। ऐसे सरप्राइज दिमाग को आना चाहिए। मतलब एक होता है एक्टिव लिसनर और एक होता है पैसिव लिसनर। तो अब धीरे धीरे करके हम आपको तंग नहीं कर रहे हैं, हम आपको इसी टाइप से खुद को भी चैलेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि अचानक से एंड आया और आपके दिमाग में होना चाहिए कि अभी तक एक नहीं याद हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसानों को किसने लीड किया था, तो स्वामी विद्यानंद। तो इस टाइप से आपको सरप्राइज चेक करते रहना है कि कितना याद रह रहा है। और विद्यानंद किन के खिलाफ? दरभंगा नरेश के खिलाफ, दरभंगा जमींदारी के खिलाफ। नरेश तो क्या है, वो तो एक राजा है, परंतु वो एक प्रॉपर जमींदारी के खिलाफ, और रीज़न था इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक। ये आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल पे थोड़ा सा हो गया। अब ये वाला सवाल जो कि मेरे तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है, आपको भी यश, ये लास्ट बार नहीं कवर्ड था। ऑनलाइन आप लोग बताइए। यस, आप अटेंटिव रहते हैं क्लास में। क्या नाम है आपका? रश्मि, ठीक है, गुड। अगर हम क्लास में पहले कोई बीज बोए और बाद में अगर वो अंकुरित हुआ तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक टीचर के लिए खुशी देने वाला होता है। हाँ, ऑनलाइन बताइए, कौन बोले थे? बिहारियों के जिन गुणों से मैं बहुत प्रभावित हूँ वे हैं विनम्रता, सरलता, अच्छाई और असीमित विश्वास। यह किनका कथन है? तो यह गांधी जी का कथन है। ठीक है, ठीक है। ये खुद ही हम फोटो खींचे थे, बहुत अच्छा से नहीं आया, लेकिन इतना लाइट शाइन कर रहा था कि परेशान हो गए थे। हाँ हाँ, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बिहारियों के जिन गुणों से मैं बहुत प्रभावित हूँ वे हैं विनम्रता, सरलता, अच्छाई और असीमित विश्वास। महात्मा गांधी। जब आप कभी बापू सभागार में पटना में बहुत सारा प्रोग्राम्स होता रहता है, अभी रिसेंटली मखाना उत्सव हुआ है, तो इसमें आप लोग कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ कुछ अनरेस्ट्रिक्टेड या फिर ओपन फॉर ऑल रहता है। तो उसमें आप जाइएगा तो आपको ये वाला लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, बापू सभागार पटना में लिखा हुआ है। तो क्या पता कभी किसी को ऐसे ही मन किया कि नहीं ये क्वेश्चन पूछेंगे, और ऑल्दो बहुत लोग जवाब दे देंगे, पर फिर भी इतना भी आसान नहीं है इसका जवाब देना, क्योंकि ऑप्शंस क्या क्या रहेगा। ऑप्शंस यहाँ पे बिहार के संदर्भ में वैसे गेस करना आसान है। चंपारण सत्याग्रह लोग सोचेंगे उसी समय कुछ बोले होंगे। ठीक है, ठीक। यही चीज़ जो आपका रवि सर 7 है वो अब @ रवि सर PDF 1 पे आएगा। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे आप देखेंगे तो PDF, बाकी आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर तो रहेगा ही। ये बेसिकली सिर्फ बैकअप के लिए है। अब हम लोग थोड़ा सा एक
करंट अफेयर्स से लिंक कर लेते हैं टॉपिक। पहला सवाल आप लोगों के लिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उनके कौन सी भी जयंती पर अनाउंस किया गया था? और लोग ये सवाल कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला उनको कितनी भी जयंती पे अनाउंस किया गया था, पता है? हाँ ठीक है, ऑनलाइन भी बताइए। और ये उनके नाम पे 500 रुपये का स्टैंप नहीं है, 5 रुपये का है, 500 पैसा है, ठीक है। तो यही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती 2024, ठीक, उस पर ही भारत रत्न अनाउंस किया गया। ऑल्दो इतना सही समय था कि उसी समय इलेक्शन भी आने वाले थे, ठीक है, और बिहार को साधा गया था, और कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहता है कि पॉलिटिक्स हमेशा फेयर रहा है? और ऐसा नहीं है, डिमांड हमेशा उठाते रहना होता है, किसी समय मिलता है, वही किसी समय का निर्धारण पार्टीज करती हैं, परंतु डिमांड हमेशा होना चाहिए, ठीक। डिमांड ही नहीं रखेंगे तो कभी फुलफिल ही नहीं होगा। तो इनका जन्म जो है वो 24 तारीख को हुआ था, 24 जनवरी 1924 को। तो 1924 से 2024 100 साल हो गए, और ये 24 जनवरी से एक दिन पहले 23 जनवरी को ही अनाउंस किया गया था। और 23 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उनका भी आई थिंक जन्मदिन है, तो उसी दिन अनाउंस किया गया। तो ऐसे करके आप एसोसिएट 23 जनवरी अगर आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर BR अम्बेडकर का भी आपको डेट पता होना चाहिए, 14 अप्रैल। तो इस तरीके से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, बर्थ डेट्स आपको पता होने चाहिए। और इनका राजेंद्र प्रसाद जी का 3 दिसंबर। तो इस टाइप से आप थोड़े बहुत अगर कभी याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हाँ वो तो चलता ही है, बीटिंग रिट्रीट होता है 28, हाँ 28-30 तक चला जाता है। ठीक है, वो तो जितना बजट आपके पास रहेगा आप धीरे धीरे करके पूरा महीना ही बना सकते हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के बाद पास, ठीक है। खर्चा लगता है सब चीज़ में। पहले भारत एक गरीब देश था, तो 23 से लेकर 28 5 दिन ही भारत कर पाता था। अब अमीर थोड़ा सा हुआ है तो और थोड़ा पहले करेगा, फिर पूरा महीना ही करेगा। मतलब जितना ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ में मनी इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर किसी सेलिब्रेशन को आपको सस्टेन करना है तो। और इनका जन्म पितौंजिया बिहार में हुआ। पितौंजिया कहाँ पे है? समस्तीपुर में है। जो लोग बिहार के हैं, कभी अगर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर लाइन पे या दरभंगा भी जाने में गए होंगे तो बीच में कर्पूरी ग्राम लगता है, वही कर्पूरी ग्राम का जो इलाका है, कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन, वही इलाका पहले पितौंजिया वाला इलाका था, तो वहीं पर आपका कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन हो गया। और कुछ कुछ चीज़ें जो किसी किताब में कवर्ड नहीं रहती हैं, पर क्लास करने का आप लोगों को यही फ़ायदा रहेगा कि ये पहली बार जो चीफ मिनिस्टर बने वो 1970 में बने। क्या पता एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि ये इनसे पहले दरोगा प्रसाद राय थे और इनके बाद भोला पासवान शास्त्री थे, DP राय और BP शास्त्री। इनके बीच में आपके कर्पूरी ठाकुर पहली बार CM बने। तो कभी अगर ऐसे पूछ दिया जाए तब तो बहुत आसान हो जाए कि दरोगा प्रसाद राय के बाद कौन मुख्यमंत्री बने, तब तो आप लोग थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि हो सकता है कर्पूरी ठाकुर हो। परंतु अगर पूछ दिया जाए कि कर्पूरी ठाकुर के बाद कौन बने या पहले कौन बने, तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए कि दरोगा प्रसाद राय और बाद में भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री जो हैं वो पहले शेड्यूल्ड कास्ट CM हैं। तो यानी कि बिहार में सोशल अपलिफ्टमेंट जो है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है।
नाई समाज से आते हैं कर्पूरी ठाकुर, वो बन गए, और फिर उसके बाद भोला पासवान शास्त्री, तो मतलब ओबीसी, फिर उसके बाद एससी, तो अच्छा खासा मतलब सीएम में रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। तो इस तरीके से मतलब सोशल जस्टिस का हमारे पास बिहार में अच्छा खासा इतिहास है। तो यही चीज़ हम आपको अवेयर करवा रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से, पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो वो आपके भोला पासवान शास्त्री। फिर उसके बाद आपके जो दूसरी बार ये आते हैं सीएम बनते हैं 1977 में, जगन्नाथ मिश्रा के बाद और राम सुंदर दास से पहले, और ये जगन्नाथ मिश्रा के बाद आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और ये प्रेसिडेंट रूल जब ख़त्म होता है तब आपके कर्पूरी ठाकुर बनते हैं। तो यानी कि ये आप लोग, ये क्यूरियोसिटी आपका होना चाहिए कि आप लोग थोड़ा बहुत विकिपीडिया पर जाके आगे पीछे कौन बना। तो पहली बार जब सीएम बने तो उससे पहले दारोगा प्रसाद राय के बाद बने, और उनके बाद भोला पासवान शास्त्री बने। दूसरी बार जब सीएम बन रहे तो उस समय क्या हिस्ट्री चल रही है, जगन्नाथ मिश्रा जी सीएम हैं, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वो हटता है तो कर्पूरी ठाकुर सीएम बनते हैं, वो हटते हैं तो उसके बाद फिर राम सुंदर दास बनते हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री है थोड़ा बहुत, तो आपको ओवरऑल सिचुएशनल अवेयरनेस हो गया उस समय क्या चल रहा था। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन का भी थोड़ा सा यहाँ पे है जगन्नाथ मिश्रा जी के बाद। ठीक, और ये डिप्टी सीएम भी रहे हैं। जब डिप्टी सीएम रहे थे तब कौन सीएम थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि जब ये डिप्टी सीएम थे तब सीएम कौन थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा सीएम थे। ठीक, एजुकेशन मिनिस्टर भी एक बार रह चुके हैं। ठीक, और इनका डेथ पटना में हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या इनसे एसोसिएटेड है, तो सोशलिस्ट पार्टी, यहीं से ये सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पे ही पहली बार समस्तीपुर में ताजपुर से 1952 में ये बिहार विधानसभा के मेंबर बनते हैं। ठीक है, तो 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के ही टिकट पर ये बिहार विधानसभा के मेंबर बनते हैं ताजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। बाकी थोड़ा बहुत है इम्पोर्टेंट, भारत रत्न इनको मिल जाता है। तो सोशलिस्ट पार्टी हो गया इनका, भारतीय क्रांति दल से इनका एसोसिएशन है, जनता पार्टी, लोक दल, और ये जनता दल सेक्युलर और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से भी इनका एसोसिएशन है। तो यहाँ पे भी आपके टोटल 6 पार्टीज हो गए। ठीक है, पर पूछने का चांस ज़्यादा अभी सोशलिस्ट पार्टी का है, क्योंकि इसी के टिकट पे पहली बार सीएम बिहार विधानसभा के सदस्य बनते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा कि ये टेल्को के लेबर्स के लिए भी एक बार फास्टिंग रखे थे, फास्ट अनटू डेथ, मतलब ये मजदूरों के भी नेता रहे हैं। तो टेल्को, टिस्को मतलब आयरन स्टील कंपनी, टेल्को आपका आई थिंक बाद में टाटा मोटर्स बना। ठीक है, तो टेल्को लेबर्स के लिए इन्होंने फास्टिंग रखा था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। ये थोड़ा बहुत यही सब कुछ उठ सकता है सवाल। अल्कोहल, ये पहले ही अल्कोहल को प्रोहिबिट कर चुके हैं। ठीक है, इनका क्या क्या लैंडमार्क है, तो सबसे पहले तो रिजर्वेशन का जो पूरा सिस्टम था, ये जब दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं तब ये रिजर्वेशन का सिस्टम को सोशल जस्टिस लाने के लिए बिहार में इम्प्लीमेंट करते हैं, मुंगेरी लाल कमीशन का रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसको कर्पूरी ठाकुर फार्मूला भी कहते हैं। इसी का रिजर्वेशन, क्योंकि इन्हीं के शिष्य बाद में हैं, नीतीश जी हो गए, लालू जी हो गए, तो क्योंकि मेंटर किए हैं तो बाद में वो लोग भी वही चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये 26% में आपके 12% ओबीसी के लिए है, 8% मोस्ट बैकवर्ड क्लास या फिर ईबीसी, और 3% वेमेन के लिए, और 3% जो आज का ईडब्ल्यूएस है। तो इसीलिए
ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जो नींव है वो यहाँ पे भी पड़ चुका है और नरसिम्हा राव जी के गवर्नमेंट में भी प्रपोजल आ चुका था 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक अच्छा खासा हिस्ट्री रहता है। तो इसीलिए रिजर्वेशन पॉलिसी इनका इम्पॉर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला। उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म्स भी किए, सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स भी इनका था, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, फिर प्रोहिबिशन पॉलिसी, ये सारा इनका इम्पॉर्टेंट है। पर मेन आपका मुंगेरी लाल कमीशन और ये सभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, देख लीजिए आप लोग। मोहित का सवाल है बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये मेंस में थोड़ा आप लोगों को बेहतर पढ़ाया जाता है, परंतु अगर लॉन्ग हिस्ट्री बताए 2-3 लाइनों में, शॉर्ट में अगर, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए एक प्रॉपर प्रावधान है, 4-5 क्राइटेरिया है, जिसमें कि दुर्गम क्षेत्र वगैरह होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपके, और इंडस्ट्रियली बैकवर्ड वगैरह होना चाहिए, तो इस कैटेगरी में आपका उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह आ जाता है। ठीक, बिहार के केस में क्या है कि ऑल्दो ये पिछड़ा राज्य है, परंतु जो हमारा अभी का इकोनॉमिक आउटलुक है, अगर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज अगर कंस्ट्रेंट्स हो तो सिंगापुर में हमारे यहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद लैंडलॉक्ड में लग्जमबर्ग जैसे जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में, वो लैंडलॉक्ड होने के बाद भी डेवलप्ड हैं। तो इसीलिए अगर हमारे यहाँ पे अच्छे से एजुकेशन सिस्टम पे काम किया जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सुधर सकती है। और दूसरा चीज़ है कि जो डिवोल्यूशन किया गया है, यानी कि पहले का डिवोल्यूशन बहुत कम होता था, पर 15 फाइनेंस कमीशन वगैरह से 42%, 41% अब डिवोल्यूशन चल रहा है। सेंटर का जो पैसा जो है वो अब जो डिवाइड होता है उसमें से 41% अब स्टेट्स को मिलता है, तो उसमें बिहार को ऑलरेडी उसका पैसा जो है वो बढ़ चुका है। और ऑलरेडी बीच बीच में यहाँ पे अगर पॉलिटिकल इक्वेशंस अगर सही रहे, फेवरेबल रहे सेंटर के साथ, तो पैसे आते रहते हैं। तो इसीलिए जब भी पॉलिटिकल पार्टी डिसएडवांटेज पोजीशन पर रहती है तब वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड करती हैं, और जब भी वो एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाती हैं, पॉलिटिकली अलायंस में आ जाती हैं, तब फिर वो ड्रॉप कर देती हैं, क्योंकि काम तो चल रहा है और आइडियली भी काम चल जाएगा। जितने पैसे आ रहे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करके काम चल जाएगा। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या मिलना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो आपका आंसर होगा हाँ। क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसमें आपको बता देना है कि बहुत तरीके से हम लोग विकास कर सकते हैं, तो नहीं भी मिलेगा तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इमोशनल थोड़ा सा कम होना है और धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो जाएगा। बहुत सारे स्कीम्स होता है, अगर आप अर्बन डेवलपमेंट का अलग से पैसा खर्च कर लें, रूरल डेवलपमेंट का अलग से अच्छा पैसा खर्च करें, तो सर्वांगीण तरीके से आप बिना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के भी स्टेट का अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके एवज में बहुत सारा पैसा हमें मिलता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। इंटरव्यू में आप देख लीजिए उस समय किसकी सरकार है, और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आंसर को मॉड्यूलेट कर लीजिएगा, ये बात पता होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस साल का कभी भी एग्ज़ाम लिखेंगे तो ये वाला लाइन एसए के पेपर में या मेंस में कहीं पर, एसए में मेनली लिख सकते हैं। मतलब ये ऑनलाइन में कभी कभी अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के। आज का दिन बना दिया आपने। ऑनलाइन में कह रहे हैं कि सर भारत रत्न मृत्युपरांत क्यों दिया जाता है, उनको कैसे पता चलेगा जिसको दिया जा रहा है। ठीक है,
इसमें हम आपके इस पर यही कहेंगे कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। हम हाईएस्ट स्तर पे इस बात नहीं, वो रीज़न नहीं है, वो रीज़न नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा काम किए हों, पर जब तक आपके चेले उस पोजीशन पर ना जाएं कि आपको अवार्ड दिला सकें, तब तक पॉसिबल नहीं होता है। सोक्रेटिस तब तक महान इंसान नहीं बन सकते थे जब तक कि प्लेटो उनका सारा राइटअप लिखे ना हो और एरिस्टोटल उनको फेमस ना किए हों। तो इसीलिए कई बार अगर आपके पास बहुत ज्ञान है, आप चाणक्य हैं और आपको अपेक्षित सफलता ना मिली, तो फिर भी होप लूज नहीं करना चाहिए। क्या पता आपको भी नीतीश जी और लालू जी मिल जाएं, ठीक है, एज अ हाँ आह्वान मतलब अपील, क्लैरियन कॉल, ठीक है। यहाँ पे है कर्पूरी ठाकुर जी का, यह बिहार भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि, महात्मा गांधी की कर्म भूमि और जेपी यानी जयप्रकाश नारायण की आह्वान भूमि। आह्वान भूमि मतलब टोटल रिवॉल्यूशन के लिए पूरे इंडिया को आह्वान करना या अपील करना या क्लैरियन कॉल देना। तो आगे वो कहते हैं यह बिहार जनता के हित में मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक या पीपल प्रगति भूमि तथा परिवर्तन भूमि बनेगा। मतलब ये वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, पर जब जब भी चेंज आएगा, जब जब भी प्रोग्रेस होगा, उसके लिए भी बिहार से ही बिगुल बजेगा। यही चीज़ वो बोल के गए हैं। और कर्पूरी ग्राम जो रेलवे स्टेशन है उसके बगल में ही कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे एक स्कूल कॉलेज टाइप का है, उसके स्कूल के पर फ्लैक्स पर ये पूरा लिखा हुआ है। वहाँ हम कभी विज़िट किए थे तो वहाँ से उठाए थे, आज हमको ध्यान में आया कि इंक्लूड करना चाहिए। ये 2018 और 19 में हम अपनी डायरी एंट्री किए थे, आज वो सर्च किए, वो पोएम को खोजे और फिर यहाँ पे इंक्लूड किए, ठीक है। हम अपने मॉर्निंग वॉक के बाद लिखे थे वो चीज़ को 2019 या 18 में कभी। यही डिजिटल मेमोरी का फ़ायदा रहता है। हम बस ये सर्च किए कर्पूरी ठाकुर, टेलीग्राम पे जाके अपने जो मेरा प्राइवेट चैनल है उसमें, और ये हमको मिल गया। उस दिन का पूरा याद आ गया हमको, ठीक है। शायद कैमरा नहीं ले गए होंगे, नहीं तो इसका फ़ोटो भी खींचे होते उस फ्लैक्स का जिस पर ये लिखा हुआ था। अगली बार कभी आप अगर रेलवे स्टेशन उधर से क्रॉस करेंगे तो मे भी अगर फ्लैक्स लगा हुआ हो तो ये आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। अब हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे बिहार की ज्योग्राफी से। बाकी अगर हम थोड़ा बहुत देख लें, कर्पूरी ठाकुर के लिए कुछ छूटा तो नहीं है। तो सोशलिस्ट पार्टी आपका ताजपुर क्षेत्र वाला हो ही गया, जहाँ से वो पहली बार विधानसभा के सदस्य बने। फिर मुंगेरी लाल कमीशन भी हो गया, आरक्षण भी हो गया, और 40वें भारत रत्न मिलने वाले उनको व्यक्ति बने, ठीक है। बाकी ये आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन भी नोटिफिकेशन न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पे आएगा या ओल्ड पे? ऑनलाइन यही चीज़ है कि अभी फ़िलहाल अगर आता है तो ओल्ड पे आएगा, और अगर नोटिफिकेशन लाने में ही 3-4 महीने लग जाए तो फिर कोर्ट सब कुछ सब जुडिस है उसी आधार पे होगा। अभी फ़िलहाल ओल्ड पे आने के चांसेस हैं, ठीक है, अगर 1-2 महीने में आ जाता है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन जो भी है इसको रिवाइज़ कीजिएगा।